मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध से शिवगीत विगत सप्ताह कुछ पारिवारिक कारणों से आपके बीच अपनी कहानी लेकर नहीं आ सका। आज मुंशी प्रेमचंद की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी अनुभव, जो आज़ादी की लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, मानसरोवर भाग 1 में है। ये अनुभव कहानी आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों का योगदान तो है ही, मगर स्त्रियों ने अपने अनुभव के बल पर कैसे आज़ादी की लड़ाई में अपने परिवार, अपने पति के मित्र सबका साथ दिया और राष्ट्र की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही दो स्त्रियों के सूझबूझ और अनुभव की कहानी है, जो लगभग आज से 95 साल पहले लिखी गई। आज तो महिला सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण का दौर है, मगर तब के दौर में स्त्रियों में कितनी क्षमता थी और किस तरह अपनी क्षमता का सदुपयोग उन्होंने अपनी राष्ट्र की आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए किया, हम इस कहानी में देखेंगे। दो स्त्रियां हैं, एक का पति जेल जाता है और दूसरी उसके बेसहारा होने पर कैसे अपने पति की सेवा को संकट में डालकर भी उसका साथ देती है। चलिए सुनते हैं सीधे मुंशी प्रेमचंद के भाषा में। अनुभव। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई। आज़ादी की लड़ाई के क्रम में प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों को शरबत पान से सत्कार किया था। जो राष्ट्र के सेवक थे, स्वयं सेवक थे, उनका सिर्फ पान और शरबत से सत्कार किया जेठ की तपती दोपहरी में। इसके लिए अंग्रेजों ने 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दे दी। ये गुलामी। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। स्त्री खुद लिख रही है मैं शैली में। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर के राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चित्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। उसके पति हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांति, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। उस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास, वाह रे न्याय! तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। जब पति ही चले गए जेल, सर्वस्व लुट गया, तो उसके बाद किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। कहानी दूसरे बंद में जाती है। दूसरे दिन मैंने 2 तार किए। एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद था। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा था, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द। ससुर ने कहा कि मैं पेंशन पाता हूं
तुम तो उम्मीद थी कि बुढ़ापे का सहारा बनोगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब क्या बुढ़ापे का पेंशन सरकार के विरोधी किसका साथ देने के चलते मैं छोड़ दूं? तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, ये तो ससुर के शब्द थे। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र पाड़ कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। स्वार्थ तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाएगा। अपना ससुर अपनी बहू की ओर इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी थी। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होता तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बीड़ी पड़ी हुई थी, उसमें नारित्व बीड़ी थी। मेरे पैरों में नारित्व की बीड़ी पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारित्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारित्व की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए, ये उसकी अपनी चिंता है। देखिए, पर नारित्व की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी मैं आया, पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आ जा, मुझे यह पूछने का क्या हक है? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकाल कर सिरहाने पर रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। तब तक नीचे से खटखट की आवाज़ आई, मेरे रोए खड़े हो गए। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे, क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढाढ़स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन कोई दूसरा नहीं था। मैंने नीचे जाकर द्वार खोला, देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेज ज्ञानचंद थी। वह मुझसे बड़ी थी, पहल मेरी घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहाँ मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। ये उस समय की बात थी। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर थे, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री हैं। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई, मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु थी। घर कोई पत्र लिखा? उन्होंने प्रश्न किया कि घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जब ससुर को पिता को पत्र लिखा तो कोई लेने तो आ रहा होगा। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं और न ससुर जी। दोनों ने मुंह फेर लिया है। दोनों को, एक को अपनी प्रमोशन की चिंता है, दूसरे को अपने पेंशन की। जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ, तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू की पत्नी की ओर देखकर मानो उनकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूँ, क्या अभी तुम यहीं खड़ी हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चाले। ठहरो, देवी जी बोली,
कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै, एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भांडे क्या मेरे सिर पर आएंगे? तो 2 लेते आऊँगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊँ। अरे तो जाओ भी। जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने ना पाई कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर से कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे में एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने वाला तेल डालोगी। या क्या थोड़ा कष्ट है? व्यंग्यात्मक सा कहती, झेपते हुए कहा, आप तो मुझे बना रही हैं। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आएं तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई, चलो अब असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी थी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध तो जैसे उन्होंने जीत लिया था। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाल न था, पर मैंने कभी उन्हें दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती थी। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हिष्ट-पुष्ट थी? इतनी हिष्ट-पुष्ट थी मैं कह नहीं सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती, हाँ मुझे कुछ न करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार रहती। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं 2 खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका, यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गए। ये खुफिया वाले उस घर से अब ज्ञानचंद जी के ही घर आ गए हैं, यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करें। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने की सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इनके डर से कोई भाग तो नहीं जाता। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखा थी। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हुए हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है इनकी। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए, उनके पति ज्ञान बाबू जो मास्टर थे। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छिल रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी को इशारे से बुलाना चाहा। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतारो, मुँह हाथ धो, फिर कुछ खाओ, फिर जो कहना है सो कह देना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहाँ, पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है? पर यहाँ तो आओ। क्या यहाँ कोई और बैठा है? मैं वहाँ से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी छुड़ा न सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी न था कि जरा देर तक रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई है। जिस स्कूल में काम करते हैं उस प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई है। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तुमने उन्हें खूब पीटा ना? तुम्हें तिलक सूझती है, यहाँ नौकरी जा रही है। जब यह डर था तो लड़े क्यों थे प्राचार्य से? मैं थोड़ी ही लड़ा, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा, बेकसूर। पर तुमसे क्या कहूँ? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है। जिसके सामने तुम बोले हिचक रहे हो, वो मेरी बहन है। ये देखिए रिश्ता, वह मेरी बहन है। मैं उससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहली पूछकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा है।
पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा है। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया है। देवी जी ने अंदाज से कहा, समझ गई, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि तुम उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े खड़े क्या कहता? देवी जी ने आड़े हाथों लिया। जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सीख पिटा कर बोले, लेकिन कुछ सोचना भी तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गई। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और ना माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौट कर हाथ मुंह धोना। अपने पति की नौकरी कहती कि छोड़ दो, मगर उस स्त्री जिसको मैंने सहारा दिया है, जिसका पति देश की आज़ादी के लिए जेल में है, उसको मैं घर से निकाल नहीं सकती। तो मैं जाकर कहूँ? ज्ञान बाबू खिसिया कर कहा, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। अंतिम पड़ी में कहानी देखिए। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर, राह की भिखारिन का यह सम्मान। देवी, तुम सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके घर आना, यह न हो कि फिर सोच समझकर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति झेलनी पड़े। देवी ने हास्य भाव से कहा, कह चुकी या कुछ और कहना है? कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूँगी। अच्छा बता, तेरे प्रियतम क्यों जेल गए? देखिए उदारता, ये बताओ कि तुम्हारे प्रियतम क्यों जेल गए? इसलिए तो कि स्वयंसेवकों का सत्कार किया था। इसलिए तो कि स्वयंसेवकों का सत्कार किया था। स्वयंसेवक कौन हैं? यह हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयंसेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वह भी तो कोई कारोबार करते होंगे, पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी स्त्री के दर्शनों के विषय भी आत्मा पवित्र होती है। ऐसे पुरुष की स्त्री के दर्शन से आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियाँ खाने लगी। बोलती क्या? शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके मुख पर विजय का आनंद था। देवी ने पूछा, हार की जीत? देवी ने पूछा, हार की जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बातें हुई। लौट कर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? ज्ञान बाबू से पूछा गया कि आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? मैंने कहा, कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। जिला जज और प्राचार्य ने इस्तीफा वापस कर दिया। देवी जी ने मुझे गला लगा लिया। ये कहानी है। देवी जी अपने पति को इस नेक काम से रोकती नहीं है, बल्कि इस्तीफा देने के लिए कहती हैं। मगर जिला जज और प्राचार्य भी, चूंकि उनकी डायरेक्ट संलिप्तता नहीं थी, सीधी सहभागिता नहीं थी, इसलिए उनका इस्तीफा वापस दे दिया जाता है। और इस प्रकार एक स्त्री अपने अनुभव के बल पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को शरबत और पानी पिलाने वाले, उनकी सेवा करने वाले की रक्षा करती है। उसके पति तो जेल में है, मगर उसकी पत्नी को अपने घर में रखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। और यह कहानी है दो स्त्रियों के सशक्त होने का, जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी सशक्त भागीदारी के माध्यम से, अपनी सहभागिता के माध्यम से इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपना बहुत कुछ गंवाना चाहती है। मगर व्यक्ति अगर अनुभवी हो, मजबूत हो, इरादे पक्के हों, तो उसे असफलता नहीं सफलता मिलती है। यह कहानी अनुभव आपको सौंप कर मैं प्रसन्न हूँ। मानसरोवर भाग 1 की यह कहानी कई विषयों में, कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। यह कहानी अपने आप में आज़ादी के लड़ाई के दरमियान लिखी गई। स्त्रियों के भीतर की जो संवेदना है, स्त्रियों के भीतर की जो आत्मशक्ति है, देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो उत्सर्ग करने की क्षमता है, समर्पित करती है। अनुभव
कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।